चलो भाई समझते हैं हम लोग। चैप्टर पहला हमारा है सॉल्यूशन। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, हम लोग इसको देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज हल करेंगे। ठीक, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक, तो चलिए भाई सवाल नंबर 1, कराए कि विलयन को परिभाषित कीजिए। इसमें दो चीजें हैं, इसमें कई प्रश्न पूछ रहा है आपसे। कराए कि विलयन को परिभाषित कीजिए, कितने प्रकार के विलयन संभव हैं, कितने प्रकार के विलयन संभव हैं, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। समझा? यानी एक तरीके से विलयन का पूरा कंक्लूजन पूछ लिया आपसे। तो बताओ विलयन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? विलयन किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ध्यान दो भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण समझते हैं आप लोग? बोलो। समांगी मिश्रण जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, घुल जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंस। ठीक, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सबस्टेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के संभव हैं, कौन बताएगा कितने प्रकार के संभव हैं सॉल्यूशन? बोलो। मुख्य रूप से 3 होते हैं और तीनों के 3-3 भाग होते हैं। क्या बताया गया था आपको? पूरा चार्ट बताया गया था। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के 3-3 सेक्शन होते हैं। जैसे गैसीय विलयन, क्या क्या होता है? सब लोग बताते जाओ। गैसीय विलयन, और उसके बाद द्रवीय नहीं, द्रव विलयन, और क्या? ठोस विलयन। समझ आया? बोलो भाई। अब बताओ, यहां से आपको यह भी समझना है कि गैसीय विलयन किसे कहेंगे। ध्यान दो, यहां पे चलो लिख देते हैं विलय, विलय लिख दें, विलायक लिख दें। चलो विलायक लिख देते हैं। यहां क्या लिख देते हैं? विलय। उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा सीधा चाहे जो कर लो, चलो तुम लोग कॉपी में ही लिखा गया तो ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। विलय लिखो, यहाँ क्या लिख दो? विलायक लिख दो। और यहाँ क्या था? वेरी गुड, एग्जाम्पल था ना। अब ध्यान दो, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। गैसीय विलयन किसे कहेंगे? गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है? गैसीय सॉल्यूशन जो होगा जिसमें विलायक क्या होगा? गैस हो। जिसमें विलायक क्या हो? गैस हो, गैसीय विलयन कहलाएगा। जिसमें विलायक द्रव हो, द्रवीय विलयन कहलाएगा। जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस विलयन कहलाएगा। पक्का हुआ? बोलो। तो यहां क्या लिखोगे? गैस। भाई गैसीय विलयन बना रहे हो तो विलायक क्या होगा? गैस होगा। और यहां क्या घोले थे हम लोग? गैस ही घोले थे। गैस में गैस, फिर गैस में वेरी गुड द्रव घोले थे, फिर गैस में ठोस। समझ आया? तो ये 3 सेक्शन हो गए गैसीय विलयन के हमारे। ठीक, सेम एज द्रव विलयन भी होगा हमारा। द्रव विलयन क्या होगा? जहां पे विलायक क्या हो? जहां पे विलायक क्या हो? द्रव हो। या क्या? और यहां क्या घोलोगे? गैस। फिर द्रव में क्या घोलोगे? द्रव घोलोगे। फिर द्रव में क्या घोलोगे? ठोस घोलोगे। आप लोग घोलना बहुत बढ़िया आता है, इतना बढ़िया घोलते हैं कि इतना बढ़िया। अब ठोस वाला ई का लिख दे। हाँ, ठोस वाला थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलो ब्लू से लिख दे रहा हूं। ठोस वाले में क्या होगा? ठोस होगा। ठोस में पहले क्या घोलेंगे? गैस। फिर ठोस में द्रव, फिर ठोस में हाँ
जो उन्हें मन करे वही घोलोगे। ठीक, ठोस में ठोस। ठीक, अब क्या बता रहे हैं? ये बताओ पहले इसका एग्जाम्पल। N2 में O2 का विलयन। वेरी गुड। हम लोग जानते हैं ये क्या है, गैसीय विलयन है। और गैसीय विलयन बहुत सारे होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो किसका एग्जाम्पल है? गैसीय विलयन का, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें आपस में घुली हुई हैं, और जो नहीं घुली थी हम लोग भी घोल दे रहे हैं उसमें। समझ आ रहा ना? कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस, समथिंग और भी बहुत सारी गैसें है ना, उनकी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस भी कर रहे हैं, और वो सब जाके मिल रही है कहाँ, हमारे एटमॉस्फेयर की गैस में। ठीक, तो N2 में क्या, O2। वेरी गुड। और फिर क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, क्लोरोफॉर्म सुने हो? N2 में क्लोरोफॉर्म, CHCl3 ही बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। समझ आया? क्लोरोफॉर्म सुहा तो क्या होते हैं? मर जाते हैं। हाँ, अगर अत्यधिक मात्रा में दे दिया जाएगा तो मर ही जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी मात्रा अगर दे दी जाएगी, हाँ, तो मोबाइल तो क्लोरोफॉर्म सुहा करके लोग आपको ट्रेनों में लूट लेते हैं। रास्ते में आपको, रास्ते में जाते जाते, जैसे आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, साइकिल चलाते पकड़ क्या लगा दिए ध्यान से, आपकी कहानी समाप्त। पैसा वैसे तो लिए रहेंगे, ले लेंगे वो लोग। फिर क्या करेंगे? ठोस में, सॉरी गैस में ठोस। तो गैस में कौन सा ठोस है? बोलो भाई। N2 में कपूर, N2 में कैम्फर डाल दो। ठीक है, कपूर डाल दोगे तो कपूर कैसा होता है? उज्जवल होता है, ठोस होता है। कैसा होता है? N2 कैम्फर जो होता है, कपूर, वो ठोस होता है। और कपूर की क्या खासियत है? क्या खासियत है? बहुत बढ़िया, गैस से सीधा ठोस, सॉरी यार, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं आता है। ठीक, इसका प्रैक्टिकल भी किया था जला करके। क्यों? सही था, गड़बड़ी नहीं हुई थी कुछ? अगर कोई गड़बड़ी हुई होगी तो समझ जाना वो कपूर शुद्ध नहीं होगा। ठीक, आज मैं सोच रहा कि गुरु जी का गड़बड़ बताइए इनका। हाँ, जो खराब मटेरियल हो क्या है, तो लोग सब खाने के चक्कर में रहते हो। इधर देखो आगे, द्रव, द्रव में क्या घोलोगे? गैस, कौन सी गैस घुली थी? बोलो भाई। जल में ऑक्सीजन। जल में, हाँ, हम जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन घुली होती है, और यह ऑक्सीजन मछलियां पानी में से लेकर के अपने गलफड़े, क्या कहते हैं उसको, गिल्स के माध्यम से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेती हैं। मछलियों के पास ही कैपेसिटी होती है जो पानी में से खटाखट ऑक्सीजन को निकाल करके हम सोचो पहले, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं ले सकती हैं। अगर उनको हवा में निकाल के रख दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएंगी। इसका मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन सर्व नहीं कर पाती है, पानी में से ऑक्सीजन को खड़ा कर लेती हैं। मेढक के बारे में जानकारी लेना हो तो बायोलॉजी वाले को पूछना। चलो इधर देखो आगे, द्रव में द्रव, जल में एथेनॉल, है ना? जल में क्या बोलोगे? क्वेश्चन है बड़ा छोटा सा, लेकिन सब पूछ लिया है इसमें। वाटर में एथेनॉल, एथेनॉल सब लोग जानते हो, C2H5OH। ठीक, और पानी तो जानते ही, H2O दुनिया जानती है। एथेनॉल क्या होता है? हाँ, एकदम देहाती बढ़िया सीखे आप। C2H5OH समझ आना? किसी किसी बॉटल पे भी लिखा भी रहता C2H5OH। अब क्या बचा? द्रव में, द्रव में, हाँ, तुम्हें कहां से बड़ा अनुभव है? द्रव में ठोस, द्रव में ठोस बोलो, क्या बोलोगे? पानी में क्या घोल दें? बोलो भाई, पानी में क्या घोल दें? सुक्रोज लिखवाया, क्या लिखवाया गया था? ग्लूकोज, पैलेडियम लिखवाया गया है, ग्लूकोज लिखवाया गया होगा। हाँ, आप क्या कर रहे थे? चीनी, मन करे चीनी घोल दो।
क्या खोलोगे? चिन्हिए खोल दो। चलो आज हम लोग चिन्हिए खोल देते हैं। शुगर। अब क्या करना है? ठोस में घोलना है गैस को। तो हाइड्रोजन और पैलेडियम लिखवाया गया होगा आपको, है ना? H2O नहीं, H2 केवल हाइड्रोजन होगा, है ना? H2 में, सॉरी, पैलेडियम में H2, है ना? पैलेडियम क्या होती है? धातु है, ठोस होती है। हाँ क्या? धुआं गैस अवस्था में पाया जाता है, बट उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अगर गैस को पकड़ोगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में पूरा सभी मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन जो है पूरा, वो एज ए गैस है, बट एक मॉलिक्यूल अगर पकड़ोगे वन बाई वन, तो मॉलिक्यूल किस अवस्था में होते हैं? ठोस कण कहलाएंगे। समझ आया ना? आगे क्या है भाई? ठोस में द्रव। ठोस में द्रव बोलो। बहुत अच्छा। सोडियम के साथ पारे का अमलगम। सोडियम के साथ पारे का, सोडियम के साथ पारा का अमलगम। वही वही एक बतिया वो। सोडियम का पारे के साथ क्या? अमलगम। और ठोस का ठोस में तांबे और सोने का। बहुत बढ़िया। कॉपर और गोल्ड मिला दो। दोनों ठोस होते हैं, और आप जानते हैं कि कॉपर और गोल्ड मिला करके बहुत बिक्री की जाती है ना? 24 कैरेट के सोने को 18 कैरेट, 12 कैरेट, 15 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट का बनाया जाता है, उसमें मिक्सिंग की जाती है, उधर धातु मिलाई जाती है। ठीक, समझ में हो गया? ये थे हमारे पूरा सॉल्यूशन। ध्यान दो, विलयन किसे कहते हैं? ठीक, विलयन किसे कहते हैं? हो गया। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण बालू पानी विलयन है, विलायक है, मिश्रण है, वो कोई विलयन नहीं है। समझा? सीरा विलयन है कि नहीं? विलयन है। नमक पानी विलयन है। नींबू पानी विलयन। एल्कोहल पानी विलयन है। समझा? मिट्टी पानी, हाँ, मिट्टी पानी मिश्रण है, क्योंकि उसको रख दोगे थोड़ी समय बाद जाकर के बैठ जाएगा, अरेस्ट पानी लेगा नीचे। ठीक, इसलिए बैठ जाएगा क्योंकि वह पूर्ण रूप से घुला नहीं होता है हमारा। ठीक, अब देखो 3 प्रकार के विलयन हो गए, और तीनों के 3-3 सेक्शन हो गए विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको समझाया गया। क्लियर है? हाँ, बालू पानी, हाँ, बालू पानी भी क्या है? मिश्रण है। समझा? कुछ हमारे पास इंजेक्शन भी आते हैं जो मिश्रण होते हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं जो विलयन होते हैं, और कुछ सिरप आते हैं। सिरप जो आते हैं ज्यादातर क्या होते हैं? मिश्रण ही होते हैं। हाँ, वो उनको आपको जब मिश्रित करना पड़ता है ना? हाँ, चेक करना पड़ता है तभी आपको, नहीं तो दवा काम सही से नहीं करती है। हाँ, सभी को नहीं। क्या हो गया? चमकने दो, चमक रहा है तो नहीं आ जाने दो। हाँ, चलो ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। छापे तो हो ना? आप अपना घर पे इसको लिख लेना, क्योंकि मैं करवाया हूँ। इसको आप घर पे लिख सकते हैं, क्रमिक 1 बाय 1 क्वेश्चन आप आंसर हल कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी जिसको दिक्कत होगी वीडियो अपना देख भी सकता है। ठीक, हाँ, क्या पूरा हो गया? हाँ, पहला सवाल खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन सही था हमारा, विद एग्जाम्पल पूछा था। आप लोग विद एग्जाम्पल इसको दिखा लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 समझो। क्वेश्चन नंबर 2 कराए कि एक ऐसे ठोस विलयन का, चलो बताओ कौन बताएगा? एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण बताइए जिसमें विलेय गैस हो। आंसर नंबर 2 कराए कि एक ऐसे विलयन का, कौन सा विलयन? एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण बताओ। सुनो, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण बताओ जिसमें विलेय कोई गैस हो।
एक ऐसे ठोस विलयन का एग्जांपल बताओ जिसमें विलेय कोई ठोस हो। बताओ, ठोस विलयन का उदाहरण बताना है। तो ठोस विलयन में तीन थे, ठोस विलयन में तीन है, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। जिसमें विलेय क्या हो, विलेय क्या हो, तो विलेय कौन, हाँ विलेय गैस हो। तो विलेय कौन गैस है, इसमें कौन है विलेय गैस, ये वाला ना, यही तो है। तो पैलेडियम में H2, क्या लिख सकते हो, पैलेडियम में, मतलब सीधा ऐसे लिख सकते हो, है ना। चलो चलिए कह रहे हैं पैलेडियम में H2 या H2 इन पैलेडियम। क्लियर है, एकदम सरल क्वेश्चन था। नंबर 2, जितना बड़ा एक वाला था उतना ही छोटा 2 वाला है। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर वाले को। आंसर नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, आंसर नंबर 3, 1 बाय 1 समझो अच्छे से। आंसर नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। कुछ चीजें दी गई हैं जिनको आपको डिफाइन करना है। देखो कैसे परिभाषित करना है। कह रहा है कि परिभाषित करें, देखें कौन को परिभाषित कर पाता है। पहला सेक्शन है मोल अंश, पहला सेक्शन है मोल अंश, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ये है नंबर 2। नंबर 2 है हमारा मोललता, मोललता। मोललता क्या होता है, मोलैलिटी। नंबर 3 आपसे कह रहा है मोलरता, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। और नंबर 4 है हमारा, क्या है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज, मास। चलो ये 4 सेक्शन हमको डिफाइन करने हैं, और ये चारों सेक्शन जो सही से समझा होगा वो निश्चित रूप से बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से बताएगा। ठीक, तो कैसे करोगे। मोल अंश क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या माने शॉर्ट पर में तुम बता रहे हैं, देखो ध्यान से संतोष, एकदम शॉर्ट कर। किसी विलयन के, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या। समझ आया, यही होगा। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोल अंश कहलाता है। मोल अंश बराबर फार्मूला क्या होगा, मोल अंश का फार्मूला क्या होगा, मोल अंश क्या होता है, मोल अंश क्या होगा, विलेय या विलायक के मोलों की, तो मैं उसको अवयव के मोलों की संख्या लिख सकता हूं, अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। एक बात समझो यहां पे, ध्यान दो भाई, मोल अंश क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक, अवयव का मोल अंश, सॉरी मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, भार बटा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं,
अगर मान लो मोल अंश निकालना हो, मोल अंश को हम लोग किससे शो करते हैं? एक्स से। किससे? एक्स से। तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी? एन ए। अगर मान लो हम ए के लिए निकाल रहे हैं तो ऊपर एन ए रहेगा और एन ए प्लस एन बी होगा। जहां पे अगर एन ए आपको निकालना होगा तो क्या लिखोगे? डब्ल्यू ए बाई एम ए, भार बटा और भार, वेट बाई मॉलिक्यूल। इतना क्लियरिटी के साथ आप लोग बता रहा हूं, बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। समझ रहा ना? एकदम स्पष्ट रखा करो कहां से कौन सी चीज निकलेगी तो हम क्या निकाल पाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब भी हमको ये निकालना होगा तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना इसके हम नहीं काम कर पाएंगे। समझ आया? तो भार बटा और भार आप अच्छे से जानते रहो तब कर पाओगे। पक्का हो गया? और नीचे ऐसे आप एनबी निकाल लोगे। एनबी की वैल्यू क्या आएगी? डब्ल्यू बी अपान एम बी। भार माने ग्राम में दिया रहेगा और मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया रहता है ना, कि जो भी है, जैसे मान लो पानी है तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 2 18, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो ग्राम में वेट दिया रहे कि इतना ग्राम लिया गया है, इतना ग्राम ग्लूकोज है, इतना ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट है, इतना ग्राम प्रोटीन है, ये सब जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? बोलो, भार होती है। ठीक, अब आगे। अच्छा एक बात और जानते हो ना, यक्स ए ऐसे निकालोगे, ऐसे ही यक्स बी निकालोगे। यक्स बी की वैल्यू आएगी एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। इन दोनों को जब जोड़े थे हम लोग तो वैल्यू क्या आई थी? बोलो, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान क्या आया था? 1 आया था। कितना आया था? अर्थात कुल मोल अंश, किसी विलयन का कुल मोल अंश कितना होता है? 1 होता है। अगर विलय का 0.4 है तो विलायक का कितना होगा? 0.6 होगा। 1 में से माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। तो 1 कब आएगी? जब अगर एक 0.4 होगा तो अगला वाला 0.6 होगा। ठीक, घर से थोड़ा नोट्स को रिवीजन भी करके आओ बढ़िया से। ठीक, एकदम मस्त समझ में आएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लो, एकदम मस्त रहेगा। तो ये सब समझ आ गया आपको। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया मोल अंश कैसे निकालना, कैसे क्या करना है। इसको हटाओ। अब मोल अंश को पढ़ने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? मोललता। और जब हम लोग मोललता पढ़ते हैं तो किसकी याद आती है? किसकी याद आती है? मोललता की अगर पढ़ते हैं हम लोग, किसकी याद आती है? लीटर की? लवणता की याद आती है? नहीं जान रहे हो? मोललता, मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम रहेगा और विलायक रहेगा, नीचे क्या रहेगा? ये ध्यान रखना है। ऐसे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित क्या? विलेय के मोलों की संख्या। और फिर देखो मोलों की संख्या आई है, और मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? भार बटा और भार का प्रयोग करोगे। नहीं करोगे? करेंगे ही करेंगे। इसका मात्रा कोई अच्छा बताओ, इसको किससे शो करते हैं? मोललता को किससे शो करते हैं? एम से। कौन एम? स्मॉल एम। ध्यान है, मोललता को स्मॉल एम, मोलरता को कैपिटल एम। अभी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। वो स्मॉल एम है, कैपिटल एम है। और यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मतलब जब भी कभी आपको, ध्यान दो यार, एकदम सिंपल है, जब कभी मोललता निकालना होगा ना तो क्या करोगे? सुनो ध्यान से, जब कभी मोललता निकालना हो क्या करोगे? पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालोगे। और विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटा और भार से जो विलेय दिया रहेगा उसका भार पकड़ो, उसका और भार पकड़ो, डिवाइड तो खर्चे मोलों की संख्या जाएगी। और जो विलायक दिया रहेगा, पानी वानी समथिंग एल्कोहल जो भी हो, उसको क्या करो तुरंत, वो भी ग्राम में दिया रहेगा और उसको किसमें बदल लो? किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड करो। 1000 कहाँ भेजो? ऊपर भेजो। सवाल हल करने का तरीका खटाखट यही सब किया करो, तब जाकर के मोललता फाइंड कर पाओगे। समझ में आ रहा ना? ये चारों टॉपिक बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल। बस बच्चे को मोल अंश आना चाहिए, मोल अंश आना चाहिए। भार बटा और भार। अभी देखना कितना भार बटा और भार आएगा। समझ आ रहा है? उसके बाद आगे है हमारा मोलरता। बहुत बढ़िया। 1 लीटर यहाँ क्या होगा? विलयन होगा। अब ये बात ध्यान देना है। 1 लीटर
विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, विलायक नहीं, विलेय ही रहेगा, यहाँ विलेय ही रहने वाला है। विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, कैपिटल एम कहलाता है। समझ आया? बोलो। मोलरता और मोललता दोनों हो गए हमारे। अब आगे कौन है हमारा? द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकलेगा? बोलो। 100 ग्राम कैसे लिखा गया है? हाँ, क्या कहलाता है? क्या द्रव्यमान प्रतिशत? हाँ, 100 ग्राम। हाँ, 100 ग्राम विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय या विलायक यानी अवयव के अवयव अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। यहाँ पे अभी तक हम लोग जो मोलों की संख्या देख रहे थे, इन तीनों में क्या देखे हैं? मोलों की संख्या देखे हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? हाँ, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, समझ आया? क्या लिखेंगे? 100 ग्राम। एक बात जान लो कि हम लोग मास परसेंटेज के लिए हमेशा कितना मानते हैं? 100 ग्राम। जैसे कि कोई कह रहा है कि हमारा जो विलयन है वो 80% का है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? हाँ, 20% पानी होगा, 80% विलेय होगा। अगर कोई कह रहा है कि हमारा विलयन जो है 4% का है, विलयन हमारा 4% का है, इससे क्या समझ रहे हैं? बोलो। हाँ, इसका मतलब 4% विलेय होगा और 96% पानी होगा, और 4% विलेय का मतलब 4 ग्राम, इसीलिए 100 ग्राम यहाँ पे लिया गया है। 4% का मतलब 4 ग्राम समझना है आपको। ठीक, और 96% का मतलब भी 96 ग्राम समझना है, तब ये क्लियर होगा हमारा। समझ में आ गया? ठीक, ये हमारे कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। पक्का वाला आंसर? सब सिस्टमैटिक कॉपी में लिखो। और ये सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं, अगर आप नीट और आईआईटी का देते हैं एग्जाम, इसको भी जानते रहो। अगर नीट और आईआईटी देते हो तो जान लेना ये कई बार यहां से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आए हैं, इसको भी ध्यान देना। ठीक, क्योंकि इसमें 40, 42, 43 क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर आप इतना सही से और कंसेप्ट बना करके पढ़ लेते हैं और लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप, अगर नीट में सोल्यूशन के 2 क्वेश्चन आए हैं तो एक तो गारंटी है कि करके आओगे। ठीक, क्योंकि एक थोड़ा सिंपल होता है, दूसरा थोड़ा सा हो सकता है स्टैंडर्ड दे दे। ठीक, तो इतना अगर लगाए रहोगे तो अपने बोर्ड का भी कर लोगे, बोर्ड के साथ साथ आप इनमें भी आप आराम से पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, हटाए इसको। अब क्वेश्चन नंबर कई चलेगा? 4।